बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। सबसे पहला सवाल जो हमारे जहन में आता है कि व्हाट इज़ एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन चीज़ क्या है। इसका तफसीली जवाब देने से पहले मैं पार्टीशन करता हूँ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की। आपको पता है कि प्रोनाउन क्या चीज़ है। प्रोनाउन इज़ ऑलवेज यूज्ड टू रिप्लेस अ नाउन। किसी नाउन को रिप्लेस करने के लिए हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। और इंटेरोगेटिव क्या है, ये इंटेरोगेशन यानी सवाल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसा लफ्ज़ जो सवाल के लिए इस्तेमाल किया जाए, कोई चीज़ पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाए और साथ ही वो नाउन को भी रिप्लेस करे, ये दोनों काम वो एट अ टाइम करे, सेम टाइम पर वो दोनों काम सर अंजाम दे, तो ऐसे लफ्ज़ को हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन is used to ask a question. These typically replace whoever and whatever the answer to the sentence या to the question. किसी क्वेश्चन में या किसी सेंटेंस में कुछ सवाल जब पूछा जाता है तो उसमें किसी पर्सन, कौन है वो और क्या है वो, इसका जवाब देने के लिए हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर कुछ कॉमनली यूज़ होने वाले इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस दिए गए हैं। हु, व्हेन, हुज, व्हाट, विच। हु क्या है, कौन। हुम क्या है, किसे। हुज किसका, इसमें पोसेशन पाई जाती है। व्हाट क्या, विच जो या कोई वगैरह। इसके लिए ये उर्दू के जो अल्फाज हैं इनके लिए ये इंग्लिश के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। ये तो कॉमनली यूज़ होने वाले हैं, लेकिन कुछ ऐसे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते, बड़े कम इस्तेमाल होते हैं। वो कौन से हैं? हुएवर, होमेवर, हुज एवर, वट एवर एंड विच एवर। ये अल्फाज बहुत कम इस्तेमाल होते हैं और ये जो अल्फाज का ग्रुप है ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। नोट, These words are also called double interrogative words. स्टूडेंट्स, ये का बात आपने ज़हन में रखनी है कि ये जितने भी प्रोनाउंस हैं ये डबल इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, यानी ये डबल क्वेश्चन करते हैं। डबल क्वेश्चन अगर इनको हटा भी लिया जाए तो वहाँ पर क्वेश्चन मौजूद रहता है अपनी जगह पर, अपने उस सेंटेंस के अंदर। अब देखें कि व्हाट, हु एंड हाउ, अगर इनको हम अलहदा भी कर लें तो बाकी बचने वाला जो सेंटेंस है वो प्योर एक सेंटेंस होगा। आर यू डूइंग, इज़ स्विमिंग इन द पूल, वाज ही राइटिंग। अब यहाँ पर जो इज़ स्विमिंग इन द पूल है, इसमें चूँकि हु प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है और हु डायरेक्टली रेफ़र करता है एक नाउन की तरफ, ये एक नाउन को रिप्लेस करता है। सो इसलिए अगर हम हु को हटाएंगे तो बाकी बचने वाला जो सेंटेंस है वो एक कंप्लीट सेंस नहीं रखेगा, बल्कि वो एक फ्रेज़ बन जाएगा। इसलिए हु की जगह पर कोई और अगर लफ्ज़ हो तो उसको हटाने से, या हु इज़ स्विमिंग इन द पूल, ये एक, इसमें से अगर हु को हटाएंगे तो बाकी एक फ्रेज़ बच जाएगी, पूरा कंप्लीट एक सेंटेंस नहीं बचेगा। जबकि आप अगर यहाँ से हाउ को हटा लेंगे तो जो पीछे बचने वाला सेंटेंस है हाउ ही वाज ही राइटिंग, तो ये एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। क्या वो लिख रहा था, क्या वो लिख रहा था, तो ये एक पूरा सेंटेंस बन जाएगा। इसलिए इनको हम डबल इंटेरोगेटिव वर्ड्स भी कहते हैं। इफ़ एन इंटेरोगेटिव, स्टूडेंट्स गौर करें, इफ़ एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इज़ यूज्ड बिफोर अ नाउन इट विल बी कॉल्ड एन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। गौर करना है आपने। आपको पता है कि किसी नाउन को जो क्वालिफाई करता है, एक नाउन से पहले जो भी लफ्ज़ आएगा वो उसका प्रोनाउन नहीं होगा। जब एक नाउन पाया जा रहा है ना सेंटेंस के अंदर, उसके पहले इमीडिएट बिफोर उसके जो पहले इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है वो प्रोनाउन नहीं होगा। अब प्रोनाउन का जो बुनियादी काम है ये नाउन को रिप्लेस करना है, ये नाउन को रिप्लेस दी नाउन, ये एक नाउन को रिप्लेस करता है। अगर नाउन भी मौजूद है और उससे पहले एक लफ्ज़ आ गया तो फिर वो उसको रिप्लेस तो नहीं कर रहा है। नाउन को हटाया जाना ज़रूरी है, उसमें नाउन को ख़त्म किया जाना उसमें ज़रूरी है। लेकिन जब नाउन मौजूद है तो उससे पहले इस्तेमाल होने वाला जो लफ्ज़ है वो प्रोनाउन हरगिज़ नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर नाउन मौजूद है। इसलिए जो नाउन से
पहले नाउन के साथ जो लफ्ज़ इस्तेमाल होगा वो प्रोनाउन होने की बजाय एक एडजेक्टिव बन जाएगा, तो उसे हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल आप देखें, विच बुक इज़ माइन। यहाँ पर जो बुक है ये नाउन है और जो विच है ये इंटेरोगेटिव वर्ड है, तो इसलिए ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा चूँकि ये नाउन बुक के साथ इस्तेमाल हुआ है। दीज वर्ड्स मे एक्ट एज इंटेरोगेटिव एडवर्ब। आगे चलकर ये एक और भी वजाहत तलब बात आ गई है कि ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब भी बन सकते हैं। दो चीज़ों को आपने अपने ज़हन में रखना है कि अगर एक लफ्ज़ वर्ब को क्वालिफाई करता है तो वो एडवर्ब होता है, अगर एक लफ्ज़ नाउन को क्वालिफाई करता है तो वो एडजेक्टिव होता है। तो किसी सेंटेंस में अगर यही अल्फाज नाउन की बजाय वर्ब को क्वालिफाई करने लग जाएं तो वहाँ जाकर ये एडवर्ब बन जाएंगे और वो इंटेरोगेटिव एडवर्ब कहलाएंगे। मिसाल के तौर पर, व्हेन डज द ट्रेन अराइव। अब इसमें जो लफ्ज़ व्हेन है ये ट्रेन के बारे में नहीं बल्कि उसके अराइवल के बारे में पूछ रहा है, और अराइवल क्या चीज़ है, अराइव यहाँ पर एक वर्ब है, तो वो लफ्ज़ जो वर्ब को क्वालिफाई करेगा वो इंटेरोगेटिव एडवर्ब होगा। इस तरह से नीचे आप जाएं तो लिविंग को क्वालिफाई करने वाला जो लफ्ज़ है वेयर है, तो यहाँ पर जो वेयर है ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब है, इंटेरोगेटिव एडवर्ब के तौर पर ये काम कर रहा है। सो दो चीज़ें यहाँ पर आपने ज़हन में रखनी है कि जो नाउन से पहले इस्तेमाल होगा लफ्ज़ वो एडजेक्टिव होगा, जो वर्ब के लिए इस्तेमाल होगा वो एडवर्ब होगा, और अगर यही अल्फाज ये कौन, व्हेन, हुज, व्हाट, विच वगैरह वगैरह किसी नाउन या किसी वर्ब के लिए इस्तेमाल हो जाएंगे तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की बजाय इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव और इंटेरोगेटिव एडवर्ब कहलाएंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आप इनसे मुस्तफ़ीद होते रहें। डियर स्टूडेंट्स, समटाइम्स दीज आर यूज्ड टू आस्क एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन। दीज आर यूज्ड टू आस्क एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन। यहाँ पर कोई एक सवाल ये होता है कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन चीज़ क्या है। इसकी वजाहत देने से पहले आप इस स्टेटमेंट को सारा पढ़ें। समटाइम्स दीज आर यूज्ड टू आस्क एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन विद नो क्वेश्चन मार्क। जब हम एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे तो उसके आखिर पर हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। ये सेंटेंस ज़रा रीड करें, आई वंडर हु विल कम टुमारो। अब इसमें कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, हु विल कम टुमारो। अगर ये चीज़ सिर्फ होती तो ये एक क्वेश्चन होता, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ज़रूर आता है, लेकिन ये आई वंडर हु विल कम टुमारो ये इसमें आगे शामिल किया गया अजाफी तौर पर, उसमें एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है स्टेटमेंट के अंदर, एक सेंटेंस के अंदर, तो इसलिए यहाँ पर कोई इंटेरोगेटिव जो साइन है, साइन ऑफ इंटरोगेशन है, क्वेश्चन मार्क है, वो लगाने की ज़रूरत नहीं है। शी आस्क्ड व्हाट वी वांटेड फॉर लंच। उसने हमसे पूछा कि हम खाने में क्या चाहते थे। सो इसमें भी ये एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, व्हाट वी वांटेड फॉर लंच। सो इसके आखिर पर भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया गया है और लगाना भी नहीं है, अदरवाइज ये गलत और रॉन्ग कंसीडर होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है बेटा कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन होता क्या है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट इज़ एम्बेडेड इनसाइड अनदर सेंटेंस। इसको किसी दूसरे सेंटेंस के अंदर शामिल किया जाता है, इसको किसी दूसरे सेंटेंस के अंदर शामिल किया जाता है, लेकिन इन सेंटेंसेस की जो तरतीब है, जो अल्फाज की तरतीब है, जो ऑर्डर है वो असर्टिव रहेगा, वो एक स्टेटमेंट रहेगा, क्वेश्चन वाला उसका ऑर्डर या उसकी तरतीब नहीं होगी। यानी उसमें डायरेक्ट इंटेरोगेशन नहीं होगी बल्कि वो एक असर्शन होगी और उसके अंदर इंटेरोगेशन है, तो उसकी जो तरतीब है सेंटेंस की वो भी असर्शन में रहेगी या सिंपल सेंटेंस वाली रहेगी, इंटेरोगेशन वाली नहीं रहेगी। अब बेटा हम अपने असल टॉपिक की तरफ फिर लौट कर आते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरफ, कि इनका इस्तेमाल क्या है, यूजेस ऑफ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। सबसे पहले हम लेते हैं हु और हुम को। जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हु का मतलब क्या है और हुम का मतलब क्या है। हु है कौन और हुम है किसे। दीज आर यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन वेयर अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड इन आंसर। ये एक सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं जहां एक जवाब के तौर पर एक शख्स या एक चीज़ को एक्सपेक्ट किया जाता है, मुतवक्के होती है उसके आंसर के तौर पर। हु इज़ यूज्ड एज सब्जेक्ट वाइल हुम इज़ यूज्ड एन ऑब्जेक्ट। ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि इन दोनों में से जो हु है
वो सब्जेक्टिव केस है इसका, और whom जो है वो इसका ऑब्जेक्टिव केस है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का। who बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है और whom बतौर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। who took the ball, यहाँ पर आप देखें कि who एक ऐसे पर्सन को तलाश कर रहा है जिसने बॉल ली है। who किसको सर्च कर रहा है? लुकिंग फॉर ए पर्सन। दिस इज आस्किंग अबाउट अ पर्सन हु टुक द बॉल, एक ऐसा शख्स है जिसने बॉल ली है या गेंद ली है या बुक ली है, तो उसको ये सर्च कर रहा है, उसको सीकिंग द पर्सन हु हैज़ टुक द बॉल, तो उसको तलाश कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। whom did you give the book, यहाँ पर आप देखें whom did you give the book, यहाँ पर जो whom है ये ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। अब देखिए कि ये सेंटेंस के स्टार्ट में होगा, आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर ये सेंटेंस के स्टार्ट में आ गया जबकि जो ऑब्जेक्ट है वो तो एंड पर आता है। बेटा देखें, ये इस सेंटेंस में अगर आप इसको गौर से पढ़ें तो यहाँ पर ये डूअर ऑफ द एक्शन नहीं है, गिव वर्ब है, और इस वर्ब को करने वाला कौन है, यानी गिव का मतलब है देना, तो देने वाला इस सेंटेंस में कौन है? यहाँ पर इस सेंटेंस में देने वाला कोई भी नहीं है। जिसको दी गई है वो चीज़ वो whom है, यानी यू गेव द बुक, असल में इसकी असर्शन की तरफ अगर आप जाएं तो ये बनेगा यू गेव द बुक टू समवन, आपने किसी को दी है, अब वो अननोन पर्सन है। अब अननोन को हम क्वेश्चन के तौर पर लेंगे, whom did you give the book, तुमने किताब किस को दी, तो जो लफ्ज़ किस है वो बतौर ऑब्जेक्ट होगा, यानी अब देख लें कि तुमने किताब अहमद को दी, तुमने किताब किसको दी? अहमद को दी। अब है तुमने किताब किसको दी? अहमद और किस आपस में एक ही जगह पर आ रहे हैं, तो अहमद को हटाकर जब हम किस करेंगे तो ये लफ्ज़ जो किस या whom है ये अहमद को रिप्लेस कर रहा है, तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है और ये बतौर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। यू गेव द मनी टू whom, अब इसमें आप देखें कि जो टू whom है ये भी ऑब्जेक्ट है और ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, ये एंड पर आ गया। समटाइम whom आप एंड पर भी लगा सकते हैं सेंटेंस के और उसके स्टार्ट में भी लगा सकते हैं, दोनों सूरतों में ये बतौर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है वो है whose। whose का उर्दू मीनिंग है किसका। इट इज़ यूज्ड फॉर पोसेशन, ओनरशिप और रिलेशनशिप, ये किसी चीज़ की मलकियत या किसी चीज़ के ताल्लुक़ को या रिलेशन को ज़ाहिर करता है। अब यहाँ पर देखें whose book is this, whose book is this। अब यहाँ पर जो बुक है लफ्ज़ गौर करें, पीछे मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि जब एक नाउन के साथ ये आ जाएगा तो ये बनेगा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अब यहाँ पर जो बुक है ये नाउन है, इसके साथ जो whose आ गया है ये इंटेरोगेटिव वर्ड है, तो बुक को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव बन गया। whose book is this, I found a bag, whose is this। अब ये सेंटेंस आपको whose का असल पर्पस बतौर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन समझाएगा। I found a bag, whose is this, मुझे एक बैग मिला, ये किसका है, ये किसका है। तो यहाँ पर जो whose का इस्तेमाल है वो प्रॉपर्ली आपके सामने आ गया है, इसको ज़रा आपने अंडरस्टैंड कर लेना है और इसी तरह से इसको आपने लिखना है और याद भी करना है। वर्ड का उर्दू मानी होता है क्या। इट इज़ यूज्ड टू आस्क अबाउट समथिंग, यानी किसी चीज़ के बारे में पूछा जाता है, के बारे में पूछा जाता है, किसी चीज़ के बारे में, किसी पर्सन के बारे में नहीं। सेंटेंस देखिए, व्हाट इज़ दिस बिल्डिंग कॉल्ड, इस बिल्डिंग को क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है, या ये क्या बिल्डिंग है। व्हाट इज़ दिस बिल्डिंग कॉल्ड, ये बिल्डिंग क्या कहलाती है, मतलब ये स्कूल भी हो सकता है, ये हॉस्पिटल भी हो सकता है, वगैरह वगैरह। जो लफ्ज़ विच है इसका उर्दू मीनिंग है कौन सा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ये चॉइस के लिए प्यारे बच्चों इस्तेमाल किया जाता है। वी कैन गो टू लाहौर और इस्लामाबाद, हम लाहौर या इस्लामाबाद दोनों जगह पर जा सकते हैं। विच इज़ योर चॉइस, अब ये मल्टीपल चीज़ें होती हैं, उसमें से किसी चीज़ को आपने सेलेक्ट करना है, सिलेक्शन के लिए या चूज़ करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये लफ्ज़ इसमें इंटेरोगेटिव वर्ड विच इस्तेमाल हुआ है, यानी ये दो जगहों में से या दो से ज़्यादा जगहों में से किसी एक की सिलेक्शन के लिए जब हमने कुछ प्रोनाउन इस्तेमाल करना होता है इंटेरोगेशन के लिए, तो उसको हम उसके वहाँ पर हम विच इस्तेमाल करेंगे।
विच बुक डू यू वांट टू बाई, यानी कई सारी बुक्स हैं एक शॉप पर, एक स्टॉल पर, तो वहाँ से एक बुक आपने ख़रीदनी है, वो कौन सी ख़रीदनी है। तो चूँकि विच का लफ्ज़ी मानी कौन सा होता है, इसलिए यहाँ पर इंटरोगेटिव प्रोनाउन विच इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि मल्टीपल बुक्स हैं, वहाँ पर, उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है, इसलिए विच इस्तेमाल किया गया है। स्टूडेंट्स, होप आपको इन सब की समझ आई होगी। अब हम इसकी समरी की तरफ जाते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या है और ये किस लिए इस्तेमाल होता है। ये किस लिए इस्तेमाल होता है स्टूडेंट्स? ये क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल होते हैं। दीज टिपिकली आस्क वट एवर एंड हुएवर। ये वट एवर या हुएवर यानी कि क्या चीज़ है या कौन सी चीज़ है या किसकी चीज़ है वगैरह वगैरह, इनके लिए ये इस्तेमाल किए जाते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड डबल क्वेश्चन वर्ड्स। मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि अगर इनको हटा भी दिया जाए तो सेंटेंस के अंदर सवाल मौजूद रहता है, यानी वो बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो जाता है, जो लफ्ज़ वहाँ पर इस्तेमाल हुआ होता है। यानी इज़ दिस योर बुक या वट आर यू डूइंग, वट आर यू डूइंग। तो इसमें से वट को अगर आप हटा लेंगे, आर यू डूइंग, तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस और सेंस देने वाला लफ्ज़ आपके पास मौजूद है। यानी कि इनको हटाने से भी आपका सेंटेंस क्वेश्चन सेंटेंस ही रहता है। यहाँ पर एक लिस्ट आपको दी गई है, ये जो कॉमनली यूज़ होने वाले इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं, वट, हु, विच, व्हेन, होम और हुज वगैरह। अब रेयरली इस्तेमाल होने वाले इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं हुएवर, होमएवर, हुज एवर, वट एवर, विच एवर वगैरह वगैरह। स्टूडेंट्स, व्हेन दीज आर यूज्ड इनसाइड द सेंटेंस, नो क्वेश्चन मार्क इज रिक्वायर्ड एट द एंड ऑफ दिस सेंटेंस। यानी जब ये एक किसी सेंटेंस के अंदर हम इनको इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेशन को ज़ाहिर करने के लिए क्वेश्चन मार्क हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पर ये एक ज़िमनी क्वेश्चन के तौर पर इस्तेमाल हुआ होता है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन के तौर पर इस्तेमाल हुआ होता है। इसलिए वहाँ पर इंटेरोगेशन ज़ाहिर करने के लिए हम साइन ऑफ इंटेरोगेशन यानी कि क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। हु एंड whom आर यूज टू टेल अबाउट persons, हु एज सब्जेक्ट वाइल whom एज ऑब्जेक्ट। यानी हम हु और whom को पर्सनस तलाश करने के लिए, पर्सनस के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिसमें हु जो है वो बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है और whom जो है ये बतौर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। ये पीछे हम इसकी एग्जांपल्स देख चुके हैं। यानी यहाँ आप देखें कि हु टुक द बॉल, बॉल किसने ली, ये बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। एंड whom डिड यू गिव द बुक, यहाँ पर जो whom है ये बतौर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। स्टूडेंट्स, समरी में नेक्स्ट हमारे पास है वट। वट का मानी होता है क्या। टू आस्क अबाउट एन ऑब्जेक्ट आर थिंग। ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर आपने मफूल नहीं लेना है, बल्कि ऑब्जेक्ट किसी चीज़ को भी कहते हैं, कोई भी चीज़ है उसके लिए हम ऑब्जेक्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में। टू आस्क अबाउट एन ऑब्जेक्ट यानी कि किसी चीज़ के बारे में पूछना कि ये क्या है वगैरह, इसके लिए हम वट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। विच इस्तेमाल होता है चॉइस के लिए, यानी कि कई सारी चीज़ें हैं तो उनमें से किसी एक चीज़ को आपने चूज़ करना है तो उसके लिए हम लफ्ज़ विच इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स, होप आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ग्रामर के मतलब या इंग्लिश के मतलब कोई क्वेश्चन पूछना है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 0301 332426 पर व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेज करें या वॉइस मैसेज करें, मैं आपको इमीडिएट रिस्पांस दूंगा और उसके बारे में ब्रीफली बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।